जैसे कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में 60 तक नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें पूछा गया है कि एचटीएमएल पैराग्राफ को एक्सटेंशन का प्रयोग करके सेव किया जाता है। एचटीएमएल प्रोग्राम जो होते हैं किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉट एचटीएमएल से हम लोग अपने एचटीएमएल फाइल को प्रोग्राम को सेव करते हैं। बट दोस्तों यदि डॉट एचटीएम भी दिया होता तो वो भी ऑप्शन इसका सही होता, तो वह नहीं दिया, इसके कारण डॉट एचटीएमएल सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट। एचटीएमएल में टैग का प्रयोग पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी पैराग्राफ को एचटीएमएल में स्टार्ट करने के लिए पी टैग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं। मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को क्या बताते हैं? तो हाउ टू डिस्प्ले द पेज, जो मार्कअप टैग होता है वह बताता है कि मेरा वेब पेज डिस्प्ले कैसे होगा। जो मेरा पेज है, हाउ टू डिस्प्ले द पेज, यह पेज डिस्प्ले कैसे होगा, वह मार्कअप टैग बताता है। आते हैं 64 क्वेश्चन पे। एचटीएमएल पेज में सीएसएस इम्बेड करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो सीएसएस इम्बेड करने के लिए हम लोगों को मिलता है वह स्टाइल टैग यूज किया जाता है। जैसे हम लोगों को यदि कहीं सीएसएस की प्रॉपर्टी अपने एचटीएमएल पेज में लगाना है तो हेडर टैग के अंदर स्टाइल टैग लेकर हम लोग सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लगाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने प्रोग्राम में W3 CSS का उपयोग करने के लिए क्या कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? यदि आप अपने मतलब प्रोग्राम में जो HTML का प्रोग्राम है उसमें W3 CSS यूज करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन वाला सही हो जाएगा? तो इसका जो होता है दोस्तों ऑप्शन बी जो है HTTPS है /www.w3 स्कूल से, यहाँ पर यस होना जरूरी है, .com, फिर W3CSS/4 फिर W3.CSS, ये चीज लिख देंगे आप लोग। लिंक टैग के अंदर उसका रेफरेंस ये दे देंगे तो वह बाय डिफॉल्ट ये चीज हम लोगों का W3CSS की प्रॉपर्टी लागू होने लगेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका यूज हम बैकग्राउंड कलर करने के लिए करते हैं? बैकग्राउंड, यदि आपको बैकग्राउंड को कलर करना है तो किस चीज का यूज करेंगे? तो यहाँ पर W3 उसके बाद कलर लिख देंगे तो W3 की हेल्प से हम लोग का जो पेज इसके हेल्प से जो हम लोग ये लिंक लगाए थे W3CSS के द्वारा हम लोगों का, यदि W3 में उसके बाद कलर नेम दे देंगे तो हमारे बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। यदि हम लोग को टेक्स्ट कलर करना है तो W3 उसके बाद टेक्स्ट लिखते हैं फिर कलर नेम लिखते हैं तो हमारे टेक्स्ट पर कलर लगता है। बट यहाँ पर पूछा गया था क्या? बैकग्राउंड कलर, तो W3 उसके बाद कलर नेम दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्न में से किसका यूज हम टेक्स्ट कलर करने के लिए करते हैं? देखिए जैसे कि ऊपर हम अभी को बता दिए हैं, टेक्स्ट को कलर करने के लिए W3 टेक्स्ट कलर, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, W3 टेक्स्ट कलर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। W3 CSS के साथ वेबसाइट क्रिएट करते समय की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पूछा है आप W3 CSS के साथ वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो किस समय की आवश्यकता नहीं होती? इसमें से दिए गए ऑप्शन में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जो jQuery होती है, jQuery की आवश्यकता नहीं होती है यदि W3 CSS के साथ हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे कि उसमें W3 CSS प्रॉपर्टीज तो लगाएंगे, CSS भी लगा सकते हैं, HTML भी लगा सकते हैं, बट jQuery लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब 69 देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में मैक्सिमम कैरेक्टर की लिमिट सेट करने के लिए क्या उपयोग करेंगे? मतलब किसी टेक्स्ट बॉक्स जो होता है हम लोगों का जिसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट करते हैं वैल्यू, उसका जो लिमिटेशन हमको देना है कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितना आ सकता है, उसके लिए हम लोग इसमें से किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैक्स लेंथ। क्या? मैक्स लेंथ की हेल्प से हम लोग सेट करते हैं कि उसमें मैक्सिमम कितना कैरेक्टर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है?
तो SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है 25। यदि SMTP की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 का यूज करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए सही HTML टैग क्या है? जो लार्जेस्ट हेडिंग टैग है, जैसा कि मैं पिछले ही कक्षाओं में बता चुका हूँ, जो मेरा हेडिंग होता है H1 से लेके H6 होता है, जिसमें से H1 सबसे बड़ा होता है अर्थात लार्जेस्ट होता है और H6 इस सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो ही पूछा इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो आप लोग को पता है कि H1 सबसे लार्जेस्ट टैग होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर्टी पैडिंग प्रॉपर्टीज के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो पैडिंग है वह है पैडिंग की हेल्प से हम लोग जो अपने मतलब CSS में अथवा HTML में पैडिंग का उपयोग हम लोग करते हैं, तो उसकी हेल्प से प्रॉपर्टीज पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह क्या होता है? पैडिंग। बिकॉज जो पैडिंग होता है, पैडिंग के साथ यदि हम लोग कोई वैल्यू दे रहे हैं, जैसे पैडिंग 10 पिक्सल दे रहे हैं, तो वह जिस एलिमेंट के साथ हम लोग लगाएंगे वह चारों तरफ मतलब उस टेक्स्ट के उसके अंदर एलिमेंट के अंदर लिखे टेक्स्ट के चारों तरफ उतना पिक्सल का पैडिंग दे देगा। बट जो पैडिंग राइट होता है वह ओनली राइट में देगा। ये जो पैडिंग राइट वाला ऑप्शन है यह ओनली एक तरफ देगा, राइट में देगा, और पैडिंग लेफ्ट जो होता है वह लेफ्ट भर देगा। इसके कारण जो पैडिंग होता है यह चारों तरफ देता है, तो यही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हो जाता है। तो वही पूछा है किस पैडिंग प्रॉपर्टीज के मतलब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम लोग देते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? पैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कोड किस प्रकार का CSS है? तो यहाँ पर जो इसमें यूज किया गया है, दिए गए यहाँ पर एग्जांपल में जो CSS यूज किया गया है, यह इनलाइन CSS यूज किया गया है। यहाँ पर कैसा CSS यूज किया है? इनलाइन CSS। यदि यही हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर एक कलर रेड लिखा होता है H1 के साथ, तो यहाँ पर इंटरनल हो जाता है। यदि CSS की इस प्रॉपर्टी और वैल्यू को अलग पेज में लिखकर यहाँ पर लिंक किया गया होता है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल हो जाता है। बट यह इसी लाइन में यूज किया गया, तो यह कौन सा हो जाएगा? इनलाइन CSS। आते हैं 74 क्वेश्चन पे, CSS में टेक्स्ट में प्रत्येक लेटर के बीच में स्पेस को कैसे स्पेसिफाई करते हैं? जो CSS में मतलब किसी टेक्स्ट के लेटर जो होते हैं उनके बीच के विशेष मतलब स्पेस जो होते हैं बीच में, जो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होते हैं उनको स्पेसिफाई मतलब करने के लिए कैसे किससे हम लोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा लेटर स्पेसिंग। लेटरों के बीच में स्पेस करने के लिए लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 75 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रेमवर्क नहीं है? जैसा कि इसमें पूछा है फ्रेमवर्क कौन सा नहीं है, तो फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क पहले से बनाए हुए कुछ कोड होते हैं, उनको हम लोग उसके लिंक को इस पेज में देखकर हम लोग उस फ्रेमवर्क को इजीली यूज कर लेते हैं, जो हमारे कोड को इजी बना देता है, हमारे प्रोग्राम को एक रिस्पॉन्सिव की तरह भी बिहेव कराता है फ्रेमवर्क के यूज करने से। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चन का ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट जो होता है यह फ्रेमवर्क नहीं है। जो जावा स्क्रिप्ट जो है यह बैकएंड एंड फ्रंट एंड पे काम करने वाला एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो फ्रेमवर्क नहीं है। और COCOAJS जो है JS यह और बूटस्ट्रैप .NET ये सब क्या है? फ्रेमवर्क है, बट जावास्क्रिप्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, वेब पेज टैग के साथ स्टार्ट होता है। पूछा है वेब पेज किस टैग के साथ स्टार्ट होता है, जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को पिछले ही कक्षा में कर चुके हैं कि HTML टैग के साथ वेब पेज मेरा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, TCP/IP मॉडल में टोटल लेयर कितनी होती हैं? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल जो TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं। कितने लेयर होती हैं? 4 लेयर। यदि वही पूछे OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो उसमें 7 लेयर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर टैग है? जो इसमें से कौन से एक कंटेनर टैग है?
तो इसमें सेलेक्ट जो होता है, सेलेक्ट भी एक प्रकार का कंटेनर टैग होता है, जो हम लोग कहीं ड्रॉप डाउन मेनू बनाते हैं तो सेलेक्ट टैग की हेल्प लेते हैं। और एक बॉडी टैग जो है, ये भी एक कंटेनर टैग है, बिकॉज बॉडी को जब हम ओपन करते हैं उसको भी क्लोज कर, जिन जिन टैग को हम लोगों को ओपन और क्लोज करने की आवश्यकता पड़ती है उसे कंटेनर टैग कहते हैं। जबकि यहाँ इनपुट टैग जो है उसे हम लोगों को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके कारण यह कंटेनर टैग नहीं होगा। तो सेलेक्ट और बॉडी अर्थात डी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी, ये सही है मेरा ऑप्शन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टी एक क्लिपिंग रीजन क्षेत्र जो होता है क्रिएट करती है और एलिमेंट के विजुअल एरिया को स्पेसिफाई करती है? तो ये जो क्लिप पाथ प्रॉपर्टी होता है, इसकी हेल्प से, क्लिप है पाथ प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग स्पेशल प्रॉपर्टी को एक क्लिपिंग मतलब क्लिपिंग रीजन क्रिएट करती है, जो एलिमेंट के विजुअल एरिया को स्पेसिफाई करती है। कौन सा हो जाएगा? क्लिप पाथ प्रॉपर्टी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 80 पे। हम किस सीएसएस एलिमेंट का उपयोग करके एलिमेंट्स के चारों ओर राउंडेड बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं? तो मतलब जो कोई टैग है तो उसमें हम लोग बॉर्डर दे दिए, चाहते हैं बॉर्डर मेरा राउंडेड हो चारों तरफ से, तो जो बॉर्डर रेडियस होता है, बॉर्डर रेडियस वह चारों तरफ उसकी क्या करता है, रेडियस अर्थात उसके कॉर्नर को हम लोगों को क्या करता है, वह राउंड कर देता है। तो वही किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है? बॉर्डर रेडियस। दोस्तों आज हम लोगों ने क्वेश्चन 80 तक सॉल्व कर लिए हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी क्वेश्चन नंबर 80 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारे ओ लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना। जय हिंद दोस्तों।